नमस्कार, अपना बिहार के इस बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और सबसे पहले तस्वीर भागलपुर रेलवे स्टेशन की हम आपको दिखाते हैं, जहां प्रवासी श्रमिकों ने खाने के सामान और पानी की बोतलों को लूट लिया। ट्रेन जोधपुर से पूर्णिया जा रही थी। तस्वीरें आपके सामने। इन तस्वीरों को देखिए कैसे ये जो श्रमिक हैं वो खाने के पैकेट्स और बोतलों के ऊपर टूट पड़े। भागलपुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर यह ट्रेन रुकी हुई थी, जहां प्रवासी मजदूरों को खाने का सामान दिया जाना था, लेकिन मजदूरों ने इंतजार नहीं किया। वे ट्रेन से उतरे और लूट मचा दी। इस दौरान मजदूर आपस में भी भिड़ते हुए नजर आए और उनमें छीना झपटी शुरू हो जाती है। उनमें ज्यादा से ज्यादा पैकेट लूटने की होड़ मची हुई थी। इस दौरान काफी देर तक अफरा तफरी मची रही। बाद में वहां मौजूद पुलिस कर्मियों ने इन मजदूरों को वापस ट्रेन में भेजा है। तस्वीरें देखिए, ये भागलपुर स्टेशन की तस्वीर है, जहां पर ये ट्रेन रुकी। इन श्रमिकों के लिए खाने के पैकेट्स और बोतलों का इंतजाम किया गया था, लेकिन ये इंतजार नहीं कर सके और इस खाने के पैकेट्स और बोतल पर लूट की ये तस्वीरें इनकी बेसब्री को जाहिर कर रही हैं। और देखिए, इस आपाधापी में एक दूसरे के ऊपर गिरते पड़ते हुए भी ये श्रमिक, सोशल डिस्टेंसिंग कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आती है। और सहयोगी राहुल ठाकुर हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राहुल, आखिर ऐसी नौबत क्यों आ गई? आखिर ये सब कुछ इनके लिए ही इंतजाम तो किया गया था, फिर ये आपाधापी क्यों? देखिए विवाह, ये भागलपुर रेलवे स्टेशन पर जब जोधपुर से पूर्णिया जा रही श्रमिक स्पेशल ट्रेन में जो सवार प्रवासी कामगार थे, जैसे ही ट्रेन रुकती है वो ट्रेन में उन्हें नाश्ता का पैकेट और पानी की बोतल जो है दिया जा रहा था कि इसी क्रम में उन्होंने अपना पैसेंज को खोते हुए जो प्लेटफॉर्म पर रखे हुए पानी की बोतल और नाश्ता का पैकेट था उस पर टूट पड़े और लूटपाट करना शुरू कर दिया, जिसके कारण प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। वहां पर जो मौजूद स्वास्थ्यकर्मी, चिकित्सक के अलावे जो कर्मचारी थे उनमें भी एक तरह का भय हो गया और वे लोग सुरक्षित ठिकानों की ओर चले गए। अचानक इस तरह से प्रवासी कामगार टूट पड़े थे कि थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया, जिसके बाद जो है आरपीएफ और जीआरपी के जवानों ने यह मोर्चा संभाला और फिर वापस सभी सबों को जो है ट्रेन के कोच में वापस भिजवाया। लेकिन इस बीच जिस तरह की व्यवस्था थी और जिस तरह का माहौल था वह कहीं ना कहीं परेशान करने वाला था। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल तमाम जानकारी के लिए। तो राहुल ठाकुर संवाददाता भागलपुर जानकारी देते हुए कि ये इंतजाम इनके लिए ही किया गया था, लेकिन ये बेसब्री का नतीजा था, धैर्य नहीं रखने का नतीजा था, आपाधापी इसी वजह से। और लूटने की ये तस्वीरें इन श्रमिकों की तरफ से भागलपुर स्टेशन की। ट्रिपल मर्डर के आरोपी जेटीयू विधायक पप्पू पांडे की अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। जेटीयू के दबंग विधायक और आपराधिक मामला कोई पहले इनके ऊपर दर्ज नहीं हुआ है। ये 2 दिन पहले गोपालगंज में जिस ट्रिपल मर्डर केस को अगर मिला दिया जाए तो पप्पू पांडे के खिलाफ अब तक कुल 11 संगीन मामले गोपालगंज से लेकर पटना तक के थानों में दर्ज हैं। ऐसे में सवाल है कि आखिर कौन बचा रहा है इस दबंग विधायक को? इस रिपोर्ट के जरिए जानिए पप्पू पांडे की आपराधिक पृष्ठभूमि। नाम अमरेंद्र पांडे उर्फ पप्पू पांडे, गोपालगंज के कुचायकोट से जेडीयू विधायक हैं। बाहुबली विधायक के खिलाफ 11 मामले दर्ज हैं। इनमें हत्या, अपहरण और रंगदारी जैसे संगीन अपराध शामिल हैं। विधायक की दबंगई ऐसी कि गोपालगंज से लेकर राजधानी पटना तक के थानों में उनके खिलाफ कई मामले चल रहे हैं, लेकिन बाहुबल और सियासी रुतबे की ठसक ऐसी कि कोई बाल भी बांका न कर सके। तभी तो 2 दिन पहले गोपालगंज में हुए ट्रिपल मर्डर केस में नामजद प्राथमिकी दर्ज होने के बाद न्यूज 18 के कैमरे पर पहली बार सामने आए और खुलेआम पुलिस और प्रशासन को चैलेंज कर दिया अपने बड़े भाई सतीश पांडे का नाम लेकर। सुनिए। मैं पहली बार आज
मीडिया का सामने आकर के मैं यह कह रहा हूं कि जो भी हुआ है सरासर गलत हुआ है। मेरे भाई के ऊपर, मेरे भतीजे के ऊपर जो एफआईआर हुआ है, मुझे जो कहा जा रहा है यह फाइनली गलत है। सतीश पांडे जिस समय अपराधी थे तो मैं गोपालक जी की नहीं, मैं पूरे बिहार की बात करता हूं, उत्तर प्रदेश की बात करता हूं। आज तक सतीश पांडे को कभी पुलिस हाथ तक नहीं लगाया था। विधायक पप्पू पांडे की यदि क्राइम कुंडली को खंगाले तो गोपालगंज थाने में अलग अलग मामलों में 3 केस दर्ज हैं। उनके खिलाफ मीरगंज थाने में अलग अलग मामलों में 2 एफआईआर हो चुका है। कटैया थाने में भी 3 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जबकि फुलवरिया थाने में हत्या से जुड़ा केस दर्ज है। वहीं पटना के शास्त्री नगर थाने में भी 50 लाख रुपए रंगदारी मांगने से जुड़ा केस दर्ज है। और 2 दिन पहले हथुआ थाने में ट्रिपल मर्डर केस में भी प्राथमिकी दर्ज हो चुकी है। तो विधायक के खिलाफ आपराधिक मामलों की फेहरिस्त लंबी है। बड़े भाई सतीश पांडे का लंबे वक्त तक अपराध की दुनिया से नाता रहा। स्थानीय आरजेडी नेता के परिवार के 3 लोगों की हत्या से जुड़े मामले में विधायक के भाई सतीश और जिला परिषद अध्यक्ष उनका भतीजा मुकेश पांडे गिरफ्तार हो चुका है। लेकिन खुलेआम मीडिया के जरिए अपनी बातें रखने वाले पप्पू पांडे गिरफ्त से बाहर हैं। ऐसे में सवाल है कि आरोपी विधायक को पुलिस गिरफ्तार क्यों नहीं कर पा रही? जेडीयू विधायक को आखिर कौन बचा रहा है? ट्रिपल मर्डर का आरोपी विधायक क्या अपनी मर्जी से सरेंडर करेगा? मीडिया के सामने आने वाला आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर कैसे है? न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से मुकेश के साथ पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। तो गोपालगंज मर्डर मामले को लेकर तेजस्वी पर आरएलएसपी ने सवाल उठा दिए। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के प्रधान महासचिव माधव आनंद की माने तो पीड़ित के एक खास जाति से होने की वजह से नेता प्रतिपक्ष एक्टिव हैं। बिहार में आरएलएसपी आरजेडी की सहयोगी पार्टी है। प्रतिपक्ष के नेता ने जितनी तत्परता गोपालगंज वाले घटना पे दिखाई, काश उसी तरह की तत्परता जो गया जिले के सिंधुआरी गांव में भूमिहार समाज के लोगों की हत्या हुई और अरवल जिले में भी जैसे हत्या हुई, मुजफ्फरपुर में भी हत्या हुई, लगातार भूमिहार समुदाय को टारगेट करके उन लोगों की हत्या की जा रही है। तो प्रतिपक्ष के नेता को वहां भी बोलना चाहिए, क्योंकि वो नेता हम सबके हैं, प्रतिपक्ष के नेता हैं, तो जनता उनसे आशा भी रखती है। समस्तीपुर में पूर्व मंत्री वैद्यनाथ सहनी के घर पर अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। जिस वक्त हमला किया गया उस वक्त पूर्व मंत्री अपने घर पर ही मौजूद थे। मंत्री ने बताया कि कुछ लोग उनके घर पर पहुंचे और उनसे मिलने की कोशिश की। उनके समर्थकों ने बाद में आने को कहा, जिसके बाद फायरिंग कर दी जाती है। वैद्यनाथ सहनी ने कहा कि गणेश सहनी और उसके गुर्गों पर फायरिंग का आरोप है और ये इनकी तरफ से आरोप लगाया गया है। साथ ही एक युवक को पकड़कर रखा गया है। घटना के बाद पूर्व मंत्री के घर की सुरक्षा फिलहाल बढ़ा दी गई है। ठीक दरवाजे से निकलने के बाद 2 मिनट के बाद फायर शुरू हो गया। कितने राउंड फायरिंग चली होगी? मैं समझता हूं कि 5 राउंड फायरिंग करने के बाद हम समस्तीपुर के एसपी साहब को हमने टेलीफोन किया और आधे घंटे के अंदर थाना प्रभारी को उन्होंने भेज दिया और थाना प्रभारी की उपस्थिति में लगभग दर्जनों राउंड गोली चली। 2 बजे रात में थाना। कौन लोग थे वो जो अपराधी थे? जो लोग अपराधी हैं उसकी आपराधिक पृष्ठभूमि है। पटना में मार्केट कॉम्प्लेक्स खुल चुके हैं, लेकिन यहां सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं। पटना के एक बड़े इलेक्ट्रॉनिक दुकान में लोगों की भीड़ उमड़ रही है। जब हमारी टीम वहां पर पहुंची तो दुकान का एक स्टाफ बदतमीजी पर उतर आया। हमारी ये रिपोर्ट देखिए। सरकार के आदेश के बाद दुकानों को खोलने का आदेश दे दिया गया है। आप देखिए ये तस्वीर, किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां यहां पर उड़ाई जा रही है। ये आदित्य विजन जो पटना का इलेक्ट्रॉनिक का दुकान है, वहां पर काफी ज्यादा संख्या में लोग हैं, लेकिन यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग क्या होता है इसकी कोई देखरेख करने वाला नहीं है। आप तस्वीर साफ तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पे सर ये जो आप लोग भीड़ इस तरह से रखे हैं, ये सही है क्या? नहीं, हम तो एकदम देख लीजिए, शटर गिरा के रखते हैं, सोशल डिस्टेंस का तो पालन कर ही रहे हैं। आप नीचे देख रहे हैं कि भीड़ तो थोड़ा ज़्यादा हो गया है। तो फिर भी लेकिन जब आपने खोला है, सरकार ने ऑर्डर दिया है, तो थोड़ा सा इस चीज़ को देखना होगा। अब तो आप देख रहे हैं कि कितना हम करें सोशल मेंटेन, इतना अच्छा तो हमको नहीं लगता कोई दुकान में करता होगा। आप और दुकान में भी देख लीजिए,
यहाँ जितना सेफ्टी हम कहीं नहीं देखे होंगे। अभी हम लोग जब यहाँ खबर के लिए आए तो आपके एक स्टाफ थे, वो यहाँ बदतमीजी पर उतर आए। नहीं, उसके लिए हम सॉरी बोलते हैं। अगर वो कुछ बोला है तो हम उससे अभी बात करते हैं कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ये स्थिति है, चूंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, इस वजह से सबसे ज़्यादा जो सेलिंग है वो किस चीज़ की हो रही है? एसी का थोड़ा ज़्यादा सेल हो रहा है, इसी के लिए थोड़ा ग्राहक लोग जो है यहाँ भीड़ लगाए हुए हैं। बाहर में थोड़ा लाइन पर हम लगाए ही हैं, कोतवाली तक को फ़ोन कर दिए, वहाँ से सिपाही जी आ रहे हैं कि नहीं हम आपके यहाँ जो है मेंटेन कर देते हैं, आप निश्चिंत रहिए। इसके लिए सबको बोले। तो स्थिति यही है। आप देखिए दुकान के अंदर किस तरह से भीड़ है, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है और खास करके गर्मी की वजह से भी काफ़ी लोग आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि जब हम यहाँ पर अभी रिपोर्टिंग के लिए आए तो यहाँ के जो एक स्टाफ थे उन्होंने बदतमीजी से हम लोगों से बात भी की कि आप कैसे बिना आदेश के यहाँ पर आ सकते हैं। तो एक बड़ा सवाल है और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप दुकान खोल रहे हैं तो निश्चित तौर पर चूंकि कोरोना काल ये चल रहा है तो ऐसे में आपको सोशल डिस्टेंसिंग को मजबूती से फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ आप देखिए तस्वीर, ऐसी कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग और इन चीज़ों को फॉलो नहीं किया जा रहा है। कैमरापर्सन अजय दुबे के साथ साकेत कुमार, न्यूज़ 18 पटना। सीतामढ़ी में थर्मल स्क्रीनिंग के लिए प्रवासी मजदूरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जांच केंद्रों पर कर्मचारियों की कमी है और इसके लिए उन्हें लंबा इंतजार करना पड़ता है। जिले के डुमरा पे हिस्से से देखिए ये रिपोर्ट। सीतामढ़ी जिले में थर्मल स्क्रीनिंग कराने के नाम पर इन दिनों प्रवासी मजदूरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालात ये है कि सीतामढ़ी के विभिन्न सरकारी अस्पतालों में थर्मल स्क्रीनिंग कराने के नाम पर प्रवासी मजदूरों को सुबह से शाम तक लाइन में लगा रहना पड़ता है। हालात ये है कि सुबह से शाम तक लाइन में लगा होने के बाद भी इनका थर्मल स्क्रीनिंग हो सकेगा कहना मुश्किल है। कारण यह है कि स्वास्थ्य विभाग के पास मैन पावर की बेहद कमी है। उनके पास कर्मचारी नहीं है जिसको लगाकर वे जल्द से जल्द इस काम का निपटारा कर सके। हमारे साथ प्रवासी मजदूर हैं जिसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या समस्या आ रही है। क्या समस्या आ रही है? सर यही है, बहुत परेशानी हो रहा है। एक तो सफ़र में भी बहुत परेशानी हुआ, फिर यहाँ आते धूप में 4-4, 5-5 घंटा खड़े रहते, उसके बाद भी नंबर नहीं आते, भूखे प्यासे खड़े रहते। हम लोग मजदूर है और नंबर भी नहीं आते, फिर चले जाते और गांव में भी नहीं जाने देते जब ले थर्मल नहीं होता है। किसी भी तरह के जो डीएम साहब जो अनाउंस किए हैं लेकिन कोई ऐसी सुविधा नहीं मिल रहा, खाने पीने से लेकर हर चीज़। अब जाके जो यहाँ पहुँचे तो अभी जो नंबर लगाए हुए हैं, यहाँ पे भी बहुत परेशानी है। यहाँ कराने आए हैं, लाइन में लगे हुए हैं। ये सुविधा है कि और ज़्यादा होना चाहिए था, लगभग कम से कम 3-4 घंटा से तो लगे। तो इनका कहना है कि थर्मल स्क्रीनिंग कराने के नाम पर इन्हें सुबह से शाम तक लाइन में लगा रहना पड़ता है। उसके बाद इसी बीच दृश्य यह भी देखने को मिलता है कि जो प्रवासी मजदूर है वे अपना आपा खो देते हैं और खुद में मारपीट करने पर उतारू हो जाते हैं। राकेश रंजन, न्यूज़ 18 सीतामढ़ी। प्रवासी मजदूरों को क्वारंटीन सेंटर तक ले जाने वाली बसों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा। मुजफ्फरपुर जंक्शन के बाहर बसों में काफी भीड़ है जिसमें लोग सफर करने को मजबूर हैं। विशाखापट्टनम, दिल्ली जैसे दूसरे महानगरों से ये सभी यात्री आए हैं, लेकिन जो चढ़ने को लेकर आप अफरा तफरी है। देखिए बसों में किस प्रकार लोग बिना सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किए अपने बलबूते अपनी सीट लेने की जद्दोजहद कर रहे हैं। और ये तब हो रहा है जब घंटों ये सभी यात्री इंतजार मुजफ्फरपुर स्टेशन पे कर चुके हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का कहीं पालन नहीं है। ना ही कोई प्रशासन का जो नुमाइंदा है वो दिख रहा है ताकि इन लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ इनके गंतव्य के क्वारंटीन सेंटर तक ले जाया जाए। और यही वजह है कि अब इस प्रकार जब प्रशासन ने पूरे मामले में ढील दिया है तो अब कोरोना के मामले में लगातार इजाफा ही आपको देखने को मिलेगा। और इस प्रकार बाहर से आने वाले जो प्रवासी अधिकांश मजदूर हैं इसमें, इनको बिना सोशल डिस्टेंसिंग के अपने बलबूते ये लोग बसों के जरिए जा रहे हैं। और हम लोगों ने देखा है कई बसें दुर्घटनाग्रस्त हुई है इस ओवर क्राउड की वजह से। ऐसे में ना तो सोशल डिस्टेंसिंग को पालन कराया जा रहा है, ना लोग खुद कर रहे हैं, लेकिन लोगों को अपने गंतव्य तक जाने की अफरा तफरी भी है। ऐसे में लोग सरकार और व्यवस्था को कोस रहे हैं और इस प्रकार एक नया कोरोना विस्फोट मुजफ्फरपुर सहित और भी इलाकों में देखने को मिलेगा। चूंकि इस प्रकार की सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां जिस प्रकार उड़ाई जा रही है, निश्चित ही ये खतरनाक संकेत है। कैमरामैन संजीव के साथ प्रवीण ठाकुर, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर। कोरोना संकट और लॉकडाउन में आम जन के साथ थर्ड जेंडर भी परेशान है। आमदनी के सारे रास्ते बंद हैं, सरकार की तरफ से भी इन्हें कोई मदद नहीं मिल रही। समाज में पहले से ही उपेक्षित ये समुदाय अब और ज्यादा परेशान है।
कोरोना काल और लॉकडाउन में थर्ड जेंडर की बदनसीबी और बढ़ गई है। तालियों की गूंज, थिरकते पैर और बधाई के गीत थर्ड जेंडर की पहचान रहे हैं। ट्रेन बंद है, विवाह और अन्य मांगलिक कार्य ठप पड़े हैं। ऐसे में इनके लिए आमदनी का साधन बंद है। सरकार की तरफ से भी थर्ड जेंडर को कोई मदद नहीं मिल रही। बिल्कुल बंद हो गया है, कुछ भी नहीं चल रहा है। बधाई बंद हो गया, ट्रेन बंद हो गया। हम लोग जाएंगे, नाच गाना करते थे शादी विवाह में, वो भी बंद हो गया। हम लोग को पूरा हाथ गोर पूरा बंद हो गया, तो हम लोग को रोजी रोजगार चल नहीं रहा है, तो कहाँ से खाएंगे? खाने के लिए है न पीने के लिए। इस समय हमें बाहर भी निकलते हैं तो पुलिस भी हम पे बहुत अत्याचार करती है, बहुत ज्यादा। समाज हमें जीने नहीं देता, धुतकारता है। मुफलिसी में जरूर थर्ड जेंडर समुदाय को कुछ सामाजिक संस्थानों की तरफ से खाने पीने के सामान दिए जा रहे हैं, लेकिन ये मदद भी उनके लिए कोई खास नहीं। इन्हें इंतजार है कि सरकार इनके लिए भी कोई रोजगार का कदम उठाए। हम लोग मिलके हमारे एक कोलैबोरेशन है जो कि हम लोग इस कम्युनिटी के लिए काम करते आ रहे हैं और लगभग 1 से 1.5 महीने में हम लोग इनके साथ लगातार इन लोगों के जुड़े हुए हैं और पूरे पटने शहर में लगभग 2-3 हजार लोगों को हमने राशन बंटाया। 1.5-2 महीने से लगातार हम लोग जारी रखे हुए हैं और किन्नर समुदाय को लगातार हम लोग मदद पहुंचाने का काम कर रहे हैं। लॉकडाउन के इस परिस्थिति में जहां प्रवासी मजदूरों समेत तमाम लोगों को मदद पहुंचाई जा रही है, वहां थर्ड जेंडर एक ऐसा समाज है जो उपेक्षित है। जरूरत इस बात की है कि थर्ड जेंडर के लिए लोग आगे आएं और इन्हें मदद करें। कैमरा पर्सन आशीष के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। कोरोना बंदी में लोगों के रोजगार पर असर पड़ा है, वहीं कई लोगों के लिए ये अवसर लेकर भी आया। जमुई में बीड़ी बनाने वाली महिलाएं अब मास्क बना रही हैं और इसमें उन्हें पहले से ज्यादा कमाई हो रही है। देखिए जमुई से हमारी रिपोर्ट। कोरोना बंदी में जमुई जिले के गांव से आने वाली महिलाओं को रोजगार मिल रहा है। कल तक जो महिलाएं बीड़ी बनाने का काम करती थी, वो आज मास्क तैयार कर रही हैं, क्योंकि जिले में लगभग 12 लाख मास्क की जरूरत है, मांग है, जो विभिन्न पंचायतों को देना है, वहां पर लोगों को, वहां के प्रतिनिधि को, ताकि वहां के लोग इस कोरोना महामारी से खुद को बचा सके। जमुई जिले के लक्ष्मीपुर का ही मटिया है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दर्जनों महिलाएं मास्क बनाने में जुटी हुई हैं, 3 लेयर मास्क। अब हम इधर भी दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से महिलाएं यहाँ पर, जो आसपास की महिलाएं हैं और ये जीविका से जुड़ी हुई है और इन लोगों को यहाँ रोजगार मिल रहा है। कल तक ये बीड़ी बनाने का काम करती थी, लेकिन जो कोरोना काल है, कोरोना संक्रमण का जो महामारी आया है, इसमें इन लोगों को मौका मिला है और ये महिलाएं अब बीड़ी बनाना छोड़कर मास्क तैयार कर रही हैं। मार्च में हम लोग को इनकम है, बीड़ी में हम लोग को दिन भर में 50 रुपया कमाते थे। अभी मार्च से बनाते हैं, इसमें हम लोग को दिन भर में 100 बना लेते हैं। 100 पीस बनाने के बाद हम लोग को 500 रुपया का आय मिलता रहा है। पहले तो बीड़ी बनाते थे, हम बहुत करते थे, 200-400, बहुत ज़्यादा 500 हम बीड़ी बनाते थे, 50 रुपया हम कमाते थे दिन भर में। अब हम 100 से 150 मांस बना लेते हैं, 500 से या 700 रुपया हम कमा लेते हैं। जैसा कि इन महिलाओं का कहना है कि अभी इनके पति को रोजगार, मतलब घर के मालिक को रोजगार नहीं मिल रहा है कोरोना के कारण, लॉकडाउन के कारण, लेकिन वैसी स्थिति में ये महिलाएं सबल बनकर और आज परिवार को मदद कर रही हैं और कोरोना काल में इन लोगों को मौका मिला है। और खास करके सबसे बड़ी बात है कि ये लोग बीड़ी बनाना छोड़कर मास्क तैयार कर रही हैं लोगों के लिए, लोगों के सेहत की सुरक्षा के लिए। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। मुंगेर के जमालपुर में कोरोना संक्रमित हुए 88 लोग स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। 23 दिनों से कंटेनमेंट जोन बने जमालपुर में अब एक भी पॉजिटिव केस नहीं है। ऐसे में अब शहर वासियों की उम्मीद जगने लगी है कि चौथे लॉकडाउन की छूट अब उन्हें भी हासिल होगी। इसके लिए स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन को आवेदन भी दिया है। मुंगेर का वुहान बना जमालपुर, जहां पिछले 2.5 महीने से लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है, वहां अब लोगों में लॉकडाउन में राहत मिलने की उम्मीद जगी है। बिना किसी ढील के लॉकडाउन 4 का सख्ती से पालन करते हुए जमालपुर वासियों की जिंदगी मानो थम सी गई थी। इस बंदी का खामियाजा सबसे ज्यादा छोटे व्यवसायियों को झेलना पड़ रहा है और आर्थिक तंगी से जूझ रहे इन व्यवसायियों ने
लॉकडाउन में छूट के लिए अब जिला प्रशासन से गुहार लगाई है। दिक्कतें हैं, मतलब कस्टमरों को सामान नहीं मिलता है, बहुत परेशानी है। रात को 8 बजे भी आते हैं, उमेश जी सामान दीजिए। ये जमालपुर शहर के लिए पिछला 2.5 माह काफी मुश्किलों से भरा रहा, लेकिन अब राहत की बात ये है कि पिछले 23 दिनों से जमालपुर के कंटेनमेंट जोन सदर बाजार में एक भी पॉजिटिव केस नहीं मिला। यहाँ जमात से लौटे शख्स ने 88 लोगों को संक्रमित किया था। अब सभी 88 लोग ठीक होकर घर लौट चुके हैं। बड़ी चुनौती रही थी जो जमालपुर नगर परिषद क्षेत्र में एक संक्रमण फैला और उसकी वजह से लगातार कई लोगों में वो संक्रमण फैलता चला गया। इसके लिए हम लोगों को काफी बड़े स्केल पर मास टेस्टिंग कराना पड़ा। उसमें काफी मेहनत लगी हम लोगों को, बहुत डिटेल एक्सरसाइज हम लोगों ने किया, प्लानिंग किया। मुंगेर के जमालपुर में नालंदा जमात से लौटे शख्स से 88 लोग संक्रमित हुए थे और इसके बाद 15 मार्च से जमालपुर के सदर बाजार को कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए 3 किलोमीटर क्षेत्र को पूरी तरह सील कर दिया गया है, जो कि आज तक पूरी तरह सील है। अब जब हालात सुधरने लगे हैं तो लोगों की उम्मीद भी जगनी शुरू हो गई है और अब तो प्रशासन ने भी राहत देने की प्रक्रिया की शुरुआत कर दी है। मुंगेर से अरुण शर्मा की रिपोर्ट। पूर्णिया में विभिन्न राज्यों के प्रवासी मजदूरों का ट्रेनों से पहुंचना जारी है। ट्रेनें काफी लेट चल रही हैं और इस वजह से प्रवासी यात्रियों को अच्छी खासी परेशानी हो रही है। प्रवासियों में सिर्फ श्रमिक वर्ग के लोग ही नहीं हैं, बल्कि अन्य पेशों से जुड़े लोग भी ट्रेनों से घर वापस लौट रहे हैं। ट्रेनों से आने वाले प्रवासियों से पूर्णिया में बातचीत की हमारे संवाददाता राजेंद्र पाठक ने। गाड़ी बहुत लेट चली है। कौन से पेशे में हैं आप? हम लोग टीचर्स हैं, स्कूल टीचर। लेट चली तो क्या हुआ? गाड़ी लेट चली, बस यही प्रॉब्लम, खाने पीने का ये सब। कल ही हम लोग यहाँ पहुँचने का था, पूरा 72 घंटा ले लिया वहाँ से पूर्णिया तक आने में, बॉम्बे से। और मुगल सराय तो बिल्कुल गाड़ी बिल्कुल स्लो चली है बिल्कुल। तो पटना के बाद से फिर खाना पीना हम लोगों को मिला नहीं, फिर जो है वही खा के आए हम लोग, जो भी मिला अपने। पूर्णिया और पूरे सीमांचल में प्रवासी मजदूरों का आना जारी है। मजदूर विभिन्न राज्यों से आ रहे हैं और इन प्रवासी मजदूरों के साथ इन दिनों जो समस्याएं हैं वह है ट्रेनों की लेट लतीफ़ी। जब चुनिंदा ट्रेनें ही देश भर में चल रही हों और उन्हें चुनिंदा स्टेशनों पर ही रुकना हो, फिर भी लेट लतीफ़ी के हाल से इन लोगों को काफ़ी परेशानियां हो रही हैं और इन परेशानियों की वजह से मजदूर काफ़ी परेशान हैं। हालांकि मजदूरों ने यह भी कहा है कि महाराष्ट्र और दूसरी सरकारों ने उन्हें भेजने में जो सहूलियत उठाई है वह धन्यवाद के काबिल है, धन्यवाद का पात्र है। लेकिन फिर भी ऐसे हालात मौजूद हैं जहां प्रवासी मजदूरों को ट्रेनों की लेट लतीफ़ी और अन्य कारणों से परेशानियां हो रही हैं। प्रवासी मजदूरों के बड़े पैमाने पर आने के बाद दो तरह की बातें सामने खड़ी हो गई हैं। एक यह कि जो स्किल्ड किस्म के जो श्रमिक हैं वे क्या करेंगे और जो अनस्किल्ड श्रमिक हैं क्या वे शुरू होने वाले खरीफ की खेती में इस बार शामिल हो पाएंगे। ये दोनों सवाल खास है। इन तमाम सवालों के साथ पूर्णिया में प्रवासी मजदूरों का आना लगा हुआ है और ये उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में इनके आने और जाने को लेकर के जो सामाजिक परिस्थिति बनेगी उसकी अन्य हकीकतें भी सामने आती रहेंगी। कैमरामैन मनोज के साथ राजेंद्र पाठक, न्यूज 18 पूर्णिया। वंदे भारत मिशन के तहत नेपाल में फंसे 609 भारतीयों की आज घर वापसी हुई। 19 मई से शुरू हुई इस योजना के तहत पहले ही इन भारतीयों को भारत लाने की योजना थी, पर नेपाल सरकार ने किसी बात को लेकर हुई अनबन के बाद इन्हें भारत नहीं लाया जा सका था। पर नेपाल सरकार से सहमति के बाद अब नेपाल से भारतीयों को आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। वहीं नेपाल से लौटने के बाद सभी भारतीय खुश नजर आए। 250 भारतीय आए थे और हुआ था कि ये स्मूथली चलेंगे, पर नेपाल सरकार के साथ कुछ इमिग्रेशन के इश्यूज हो गए और उसके चलते यह रुक गई थी आवाजाही। फिर हम लोगों ने बात किया और अब प्रतिदिन जो भी नेपाल से भारत आना चाहेंगे भारतीय नागरिक वह सब आ सकते हैं और आज 609 नागरिक पहली बार आए हैं। और तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।